हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एचपीएस यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी डे नंबर 15 की डिस्कशन फॉर दी एचपीएस मेंस सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। और आज हम जीएस 2 पेपर के सोशल इश्यूज से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस 2018, 2019 और 2020 के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाता जाऊंगा और उनका इंडिकेटिव आंसर क्या हो सकता है, अप्रोच किस तरीके की हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्क्ड इन द ईयर ऑफ 2018। सो 2018 में ये सवाल हमसे पूछा गया। एक बहुत ही जेनरिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है दैट डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन इन इंडिया। अगर आप जीएस 2 के सिलेबस को देखते हो तो वहां पर यूनिट 2 के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स जो वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्शंस के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और एक बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रही हैं एंड इंटरवेंशंस क्या हुए हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर सोशल सेक्टर के अंदर, भारत के अंदर, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन। तो ये जो आपका आंसर है इसमें आपको 120 वर्ड्स भी मिलते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए, और 120 वर्ड्स के अंदर आपका फोकस होना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट किस तरीके से वेलफेयर लाने की कोशिश कर रही है, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में आप बताएंगे। गवर्नमेंट ने अगर कोई नई पॉलिसीज बनाई हैं तो उनके बारे में आप बताएंगे। और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए 2018 का क्वेश्चन था, 2019 में ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हुई है। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से उस टाइम में जो भी स्कीम्स रही होंगी वो आपको लिखनी थी। अब जो नेक्स्ट एग्जाम जब भी आएगा आपका, तो वहां पर आपको जो बिल्कुल रिसेंट 2021-2022 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए गए हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली बात करेंगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हेल्थ और एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, एक जेनरिक सा इंट्रोडक्शन लिख करके, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख करके आपको क्रक्स ऑफ द आंसर जो है स्कीम्स और पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर, उसके ऊपर आप जंप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यहां पर क्या किया, मैंने सिंपल लिख दिया कि देखिए गवर्नमेंट का इनिशियल टाइम्स में ऑब्जेक्टिव होता था एक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से तेजी से बढ़े। लेकिन रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें हम वेलफेयर को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे हैं वो भी लोगों तक पहुंचने चाहिए। उसके बाद एक एक करके हेल्थ सेक्टर के अंदर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी वेरियस स्कीम्स रिसेंट टाइम्स में भारत की तरफ से चलाई गई हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे मैंने आयुष्मान भारत के बारे में लिख दिया, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में लिख दिया, जननी सुरक्षा योजना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष की जो स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो है बेसिक चीजें हैं। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डेवलपमेंट स्कीम्स को लेकर के, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ स्कीम्स आप बताइए। जैसे यहां पर आपने हेल्थ के बारे में हमने देखा, हेल्थ में हमने लगभग हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी कि इम्यूनाइजेशन कर दो, डिजीजेस को होने से पहले ही रोकने के लिए हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, उसको रोकने के लिए हमने जननी सुरक्षा प्रोग्राम चला रखा है। हमने ओवरऑल हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन चला रखा है अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर। उसके अलावा आयुष्मान भारत प्रोग्राम हमने चलाया है ताकि जो लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनको एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, तो वो हमने यहां पर चला रखा है। इसके बाद वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, भारत एक ट्रॉपिकल देश है तो आपको पता है मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस जैसी इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो फैलती हैं, तो उसको रोकने के लिए प्रोग्राम चला हुआ है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चल रही है। ठीक है, इम्बैलेंसेस जो अवेलेबिलिटी में होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो हमने ये प्रोग्राम चला रखा है। आयुष यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। तो एक तरीके से अलग अलग फील्ड्स से जो स्कीम्स आपको पता है वो आपको वहां पर लिखने की जरूरत होती है। सेम गोज फॉर एजुकेशन। श्रेयस जो हायर एजुकेशन के लिए है, अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, साक्षर भारत अभियान। अब यहां पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया गया, लेकिन ये 2018 का पेपर है जिस टाइम पर ये चीजें जो है उतनी कॉन्क्रीट नहीं हुई थी। लेकिन अब जब आप लिखेंगे तो आप समग्र शिक्षा अभियान की यहां पर बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यहां पर बात करेंगे, और किस तरीके से भारत सरकार जो है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, स्किल बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, उसको भी आप यहां पर लिखेंगे। क्लियर? ये तो सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसको आप एज अ रिवीजन जो है वो जरूर यूज कर सकते हो। इसके बाद
यहाँ पर कुछ मैंने और पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, ऑल्दो आंसर में नहीं पूछे गए थे ये, लेकिन ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए कि किस तरीके से हम ज्यादा अच्छी तरीके से इन स्कीम्स को जो है प्रमोट कर सकते हैं, वेलफेयर को ज्यादा बेटर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2018 में फिर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दैट इंडिया हैज फेल्ड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर ड्यू टू इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स डिस्कस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेनरिक नहीं है, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर जो पॉवर्टी और हंगर की दिक्कत है इसे गवर्नमेंट्स सॉल्व करने में फेल हुई हैं, और इसका कारण क्या रहा है कि हमने इंप्लीमेंटेशन जो की है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वो इनइफेक्टिव रही है। ये स्टेटमेंट कह रही है कि यानी जो लगातार सरकारें आई हैं उन्होंने जो इंप्लीमेंटेशन की है वो अच्छी तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से अभी भी गरीबी है, अभी भी जो भुखमरी है, हंगर है, उसकी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। इसको आपको डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आपको इस स्टेटमेंट को, इसके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको आप यहां पर लेकर आएंगे। आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या चीजें सही तरीके से करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट ने कोई नई जो भी स्कीम्स लाई हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए हैं पॉवर्टी हंगर को दूर करने के लिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। और साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि क्या इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ऑब्वियसली अगर पॉवर्टी और हंगर के इश्यूज अभी भी भारत के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तो हुआ है, तो वो इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन क्यों हुआ है इसको भी आप लिखेंगे। और फाइनली आप एक डिस्कशन के बाद वर्डिक्ट देंगे कि ये जो भी हंगर और पॉवर्टी की दिक्कतें से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, कैसे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करनी चाहिए। तो यहां पर भी मैंने सबसे पहले जो वेरियस स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हंगर पॉवर्टी को दूर करने के लिए उनको मैंने यहां पर लिखा है कि ये कुछ प्रोग्राम्स तो सरकार ने चलाए कि किस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर सकें और पॉवर्टी हंगर को दूर कर सकें। लेकिन इसमें इंप्लीमेंटेशन जो है उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं, और वो इंप्लीमेंटेशन में जो आने वाली दिक्कतें हैं वो मैंने यहां पर लिख दी, और उसके बाद किस तरीके से वो इंप्लीमेंटेशन को हम लोग बेटर कर सकते हैं उसके मेजर्स भी मैंने यहां पर बता दिए। नाउ 120 वर्ड्स के अंदर ये आंसर कैसे लिखोगे आप? द बेटर वे इज टू यूज ग्राफिक्स। यहां पर क्योंकि मुझे आपको नोट्स देने हैं तो मैंने यहां पर आपको सारा जो कंटेंट है उसको रिटन फॉर्म में दे दिया है, लेकिन आप यहां पर ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे यहां पर पूछा गया कि पॉवर्टी और हंगर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जिम्मेदार है, तो पहले आप लिखिए कि सम पॉलिसीज व्हिच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड हंगर। तो एक साइड पे पॉवर्टी, एक साइड पे हंगर, और यहां पर आप पॉवर्टी को दूर करने के लिए और हंगर को दूर करने के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, हंगर को दूर करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गया है, उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हंगर को दूर करने के लिए लेकर आया गया है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमने जैम की ट्रिनिटी वाली योजना चलाई। तो ये जितनी भी स्कीम चलाई उसको 2 टेबल में लिख दिया, और उसके बाद इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इसी पॉवर्टी और हंगर के नीचे जो इश्यूज रहे हैं वो इश्यूज भी मैंने पॉइंट वाइज मैनर में यहां पर लिख दिए। बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किस तरीके से एग्जामिनर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो कम से कम वर्ड्स को यूज करके। तो यहां पर आप ग्राफिकल इंफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हो इस पूरे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनटू 2 टेबल्स, पॉवर्टी एंड हंगर, स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने चलाई हैं और किस तरीके से इश्यूज रहे हैं उन स्कीम्स के अंदर। और फाइनली अगर आपके पास वर्ड्स बचते हैं, अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हो तो आपके पास टाइम और वर्ड्स दोनों बचेंगे। आप फाइनली कुछ मेजर्स भी बता सकते हो सरकार को कि किस तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर की जा सकती है, जो कमियां रही हैं पास्ट के अंदर उन्हें किस तरीके से दूर किया यहां पर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीएस2 में, ये अगेन 2018 में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दैट एग्जामिन हाउ द पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैव इंपैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमें पता है ये दोनों जो रिफॉर्म्स हैं वो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत जो है भारत की इकोनॉमी में लाए गए। यहां पर सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका बेसिक मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है, और किस तरीके से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली, उस वहां से भारत के अंदर ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो इकोनॉमी के अंदर लाए गए हैं। अब यहां पर बोला गया है कि कैसे, एग्जामिन हाउ दिस हैज इंपैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट आपको लिखने पड़ेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑब्वियस हैं, जैसे कि इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट, जैसे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से जो है वहां पर ग्रो कर रही है।
एम्प्लॉयमेंट लोगों के अंदर बढ़ी है, रोजगार जो है लोगों के अंदर बढ़े है, लोगों की इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम यहां पर इंक्रीज हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का है, सरकारी घाटा जो है वो कम हुआ है। तो बेसिक ये तो उसके फायदे हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहे हैं, वो क्या रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को अगर हम देखें तो उसकी ग्रोथ रेट में कमी आई है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एग्री सेक्टर का वो भी यहां पर कम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर रिडक्शन हुआ है। एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है कि स्ट्रिक्ट लेबर लॉज भारत के अंदर लगे हुए हैं, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो उतना अच्छे से नहीं बढ़ा है जितना कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर बढ़ा है। इसके बाद लोकल बिजनेसेस को थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स भी भारत के मार्केट में आते हैं और उससे थोड़ा सा थ्रेट होता है इंडियन लोकल बिजनेस को, लोकल कंपनीज को। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट तो ऑब्वियसली होगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपकी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और रिसोर्सेज का एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन आप करते हो तो ऑब्वियसली देयर इज अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट एज वेल। तो ये सारी चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव आप यहां पर लिख दोगे और आप बताओगे कि देखो इन एट द एंड जो कंक्लूजन होगा कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की वजह से लार्जली इंडियन इकोनॉमी को फायदा हुआ है। कुछ इश्यूज हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इनको सॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि इनइक्वालिटी की बात कर लें, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात कर लें और एग्रीकल्चरल सेक्टर के इश्यूज की बात कर लें, तो इसको हमें आगे फ्यूचर में दुरुस्त करने की जरूरत है, राइट। इसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा से 2019 में ही पूछा गया था 8 नंबर का कि पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैज लेड टू फास्टर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991। सेम आंसर है यहां पर भी कि किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है वो भारत की फास्टर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर आपको यही चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने देखा दोनों क्वेश्चंस ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन से जुड़े हुए 2018 2019 में 2 बार पूछ लिए गए। रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि देखिए सिलेबस जो है जीएस 2 का, खास तौर पे जीएस 2 का यूनिट 2 जो है, वहां पर सिलेबस में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बन पाता है आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछने का, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ही आ सकते हैं, वो सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, हंगर के ऊपर ही आ सकते हैं, और इंडियन इकोनॉमी में कैसे जो रिफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देयर इज अ लिमिटेड स्कोप फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखकर उनको प्रिपेयर कर लें तो बहुत अच्छे चांस होते हैं कि फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस के भी आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे, राइट। सो ये तो बात हुई आज के हमारे इस डिस्कशन की। कल के डिस्कशन में भी हम इसी सोशल इश्यूज के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और मिलेंगे कल, जहां पर हम 2019 और 20 में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके लिए उनका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।